हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। तो चलिए बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन को कंटिन्यूएशन में रखेंगे और 7.1 मैंने आपको बोला था कि 7.1 के ऊपर जो फॉर्मूले हैं, सिंपल वाले जो बेसिक फॉर्मूले हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। बस अब आपको क्या करना है, उनके ऊपर पहले क्वेश्चंस करने हैं एंड देन उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज मैं आपको 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में मुझे लगते हैं कि थोड़े से लिटिल बिट आपके लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं 7.123। मैं आपको बता दूँ कि आपका 7.123 ये जो बेसिक है ना, पहली 3 एक्सरसाइज, ये आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसके बाद वाली जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना, वो आपको खुद ही आसान लगेगा। तो 7.123 में जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है आगे वाली इंटीग्रेशन के अंदर। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो उनको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 7.1 के क्वेश्चंस एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इससे पहले वाले आई थिंक बहुत सिंपल है जो कि आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अपने पास, रूट एक्स माइनस में 1/√x का होल स्क्वायर। अच्छा, जो भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो, जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेंड, और जो हमारा आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रल। क्या बोलते हैं उसको, हम इंटीग्रल बोलते हैं। तो हम पहले से ही इंटीग्रल को आई नाम दे के चल रहे हैं। हमेशा जब भी आप स्टार्ट करोगे ना इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन, तो आपने अपने इंटीग्रल को एक वैल्यू दे देनी है से आई। अब आप स्टार्ट करोगे। अच्छा, बेसिक यहाँ पे क्या है मेरा फंडा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि यार ये जो पावर है ना, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि कुछ भी है अंदर, उसकी पावर 2 या उसकी पावर कोई भी n, तो सीधा रूल लगाते हैं वो पावर n+1/n+1। बेटा मैंने आपको बार बार समझाता रहूँगा, बोलता रहूँगा मैं कि भाई ये जो पावर वाला रूल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो लीनियर होगी, और अभी हमारे पास ये जो टर्म है वो लीनियर नहीं है, और जब ये लीनियर नहीं है तो पावर वाला फंडा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या करें, एक काम करते हैं, a - b का होल स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं इसको और ओपन करते हैं। ठीक है, तो ओपन करो भाई, a² + b² - 2ab। गॉट इट बच्चों। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि ये सारे टीचर्स क्या करते हैं ना कि आपको सीधा सीधा बता देते हैं कि a² + b² - 2ab खोल दो, बट ये नहीं बता रहे हैं कि यार वो फॉर्मूला क्यों नहीं एप्लीकेबल है। पावर n वाला जो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं वो फॉर्मूला क्यों नहीं एप्लीकेबल है और कहाँ नहीं एप्लीकेबल है, वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग? क्योंकि हम कहीं भी उठा के फॉर्मूला लगा दें वो चीज़ सही नहीं है। आर यू गेटिंग? तो वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब अपने पास ब्रैकेट में टर्म लीनियर होगी। ठीक है, तो चलो फिर करो आगे इसको। अब रूट एक्स कैंसिल हो गए, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब आपको पता है कि यार इंटीग्रेशन के अंदर यदि टर्म्स प्लस में या माइनस में आ जाती हैं तो आपने क्या मान लेना है, उनको अलग अलग इंटीग्रेशन मान लो। तो x का इंटीग्रेशन, अब 1/x का इंटीग्रेशन हमने किए हुए हैं फॉर्मूले, log ऑफ mod x माइनस ये बचा सिर्फ 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस का ये c। बताया था लास्ट टाइम कि k जो नंबर है, k कांस्टेंट नंबर, उसका इंटीग्रेशन k × x, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो अप्लाई करना ही होगा। डन। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है वो डिवाइड में दी हुई है। यहाँ पे टर्म डिवाइड में दी हुई है लाइक दिस कि x³ प्लस में ये 5x² माइनस का ये 4 अपॉन में आपके पास है x²। अब इंटीग्रेशन में ये तो बिल्कुल मत कर देना कि भाई ऊपर वाली टर्म का इंटीग्रेशन ऊपर कर दिया अलग और नीचे वाली टर्म का नीचे लिख दिया इंटीग्रेशन, वो नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में u/v यदि टर्म आ जाती है अंदर अंदर, तो आप उस u/v को अंदर ही अंदर पहले सिंप्लीफाई करोगे एंड देन उसके बाद फिर आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। आर यू गेटिंग? ओके, सो नाउ
अंदर ही अंदर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, नीचे एक सिंगल टर्म है उसका फ़ायदा मिलने वाला, सिंगल टर्म है तो आप उसको सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करो, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर -4 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx। नाउ सेपरेट किया तो क्या बचेगा, x प्लस का 5 -4 x की पावर -2। ओके, सो दिस इज हेयर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x माइनस में 4 x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर -2 में एक ऐड करोगे, जो नई पावर आई है उसी से डिवाइड करोगे। गॉट इट। तो अभी आप माइनस माइनस प्लस 4 x की पावर -1 को 1/x लिख लोगे प्लस में c। अब यहाँ पे जो बच्चे मिस्टेक करते हैं उनको सुन लेते हैं जी। जो ये 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर है, जब वो इसका इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो देखा गया है कि 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 4 को तो चलो वो बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। बेटा नहीं होगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ध्यान दें, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो टर्म यहाँ पे है वो लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ कैसी टर्म होनी चाहिए, लीनियर टर्म होनी चाहिए, और वो भी एल्जेब्रिक फॉर्म में, बस एल्जेब्रिक लीनियर, ठीक है। तो ही इसका इंटीग्रेशन लॉग की टर्म्स में जाएगा, और विद एक्स का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में भी आएगा। ओके, आर यू गेटिंग बच्चों? ओके, तो सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 12 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 शायद कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए, तो उसको भी हम हटा देते हैं प्रॉब्लम को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। यह तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, नीचे वाली टर्म को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही डायरेक्टली अलग अलग मत करो ना कि एक्स क्यूब अपॉन में एक्स माइनस 1, उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे मैंने क्यों कर दिया अलग अलग? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी, बट यहाँ पे एक पेयरिंग है, एक तरह से ऐसे बोल सकते हो कि एक्स माइनस 1 पूरा एक साथ चलेगा, और जो कि एक्स क्यूब के अपॉन में लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सोचो कि यार कुछ ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो कुछ अच्छे से फैक्टर्स बना रही हैं क्या? देखो ना, इन दोनों टर्म्स में से यदि मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा अपने पास? एक्स माइनस 1। और एक्स माइनस 1 को देखते ही ना एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है कि यार एक्स माइनस 1 तो नीचे भी है, और एक्स माइनस 1 तो साइड में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आर यू गेटिंग? तो एक्स माइनस 1 को देख के कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। ओके, और वैसे भी मैंने अभी बताया था कि जब भी आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन में आता है, तो आपने कोशिश यही करनी है कि भाई जो अंदर वाली टर्म है ना वो सिंप्लीफाई हो जाए। यदि वो सिंप्लीफाई हो जाएगी और एक अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी टर्म बचेगी, तो उसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके ना। सो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा एक्स माइनस 1 प्लस में 1 एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। अब आप देखो कि यार ऊपर एक्स माइनस 1 तो कॉमन आ गया एज ए फैक्टर कॉमन बन गया ना एक्स माइनस 1 इन दोनों में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। ओके है। नाउ एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, जिसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब बाय 3, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस का ये सी। गॉट इट बच्चों? गॉट इट। तो हमारे पास कभी भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आता है तो आप उसको अंदर सिंप्लीफाई करोगे। मल्टीप्लाई में आता है, यदि मान लो कि मल्टीप्लाई में जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14, 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को आप देख सकते हो, वहाँ पे टर्म्स मल्टीप्लाई में है। तो मैं एक छोटा वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखोगे तो हमारे पास क्या है? 1 माइनस में एक्स इंटू में रूट के अंदर एक्स। ओके, अब आप मल्टीप्लाई करो, रूट एक्स माइनस में एक्स रूट एक्स, एक्स रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन साइन। अच्छा, एक बात और बच्चे यार देखो, dx लगाना ज़रूरी है,
हर स्टेप में लगाना ज़रूरी है। जब तक आपका ये इंटीग्रेशन साइन हाथी का सूंड चलेगा ना, तब तक आपको ये dx वाला साइन लगाना कंपल्सन है। यदि आपने किसी भी स्टेप पे छोड़ दिया, टीचर का मूड ख़राब हुआ, तो भाई आधा या 1 नंबर भी काट लेगा बड़े आराम से, पूरा क्वेश्चन सही होने के बावजूद। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ ना भूलें। अब x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो सीधा सीधा फंडा हो गया x की पावर n वाला, कॉन्सेप्ट वही है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड करोगे, नई पावर से डिवाइड, माइनस। सिमिलर वे में x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 प्लस c। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये तो बहुत आसान था, बच्चे इसमें भी क्या मिस्टेक कर सकते हैं? कर सकते हैं यार, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, नादान बच्चे हो तुम लोग। तो क्या मिस्टेक करते हो? जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वही बच्चे मिस्टेक करते हैं, नॉट ऑल। तो मिस्टेक क्या करते हैं कि यार 1 - x तो बड़ा आसान सा दिख रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन चलो कर देते हैं x का कर देते हैं x²/2, और मल्टीप्लाई में फिर √xn की x की पावर हाफ का अलग से कर देते हैं। हर वेटिंग क्या कर दिया उन्होंने, इसको अलग इंटीग्रेट कर दिया, मल्टीप्लाई में इसको इंटीग्रेट कर दिया। वो नहीं करना, क्योंकि प्रोडक्ट रूल नाम की भी कोई चीज़ है, इंटीग्रेशन में भी होती है, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे? आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड। तो नाउ इट्स ऑल क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, अब बच्चों की देखी गई है कि अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेके दिक्कत करती है ना। तो उसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्गली एग्जांपल्स मैं आपको आज कराने वाला हूँ, सो दैट आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शंस को लेके ना कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो आपके पास x की पावर n है, x की पावर n मतलब n क्या है? कांस्टेंट नंबर है। n क्या है? एनी नंबर, कांस्टेंट, एनी नंबर। तो ये आपकी कौन सी कैटेगरी बेटा? एल्जेब्रिक। ये कौन सी कैटेगरी है आपकी? एल्जेब्रिक कैटेगरी है। और x की पावर n का आपको इंटीग्रेशन करते आता है x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस c, बस यहाँ पे n-1 नहीं चलेगा, ये होता है। ओके, बट अब मैं बोलता हूँ कि n एक कांस्टेंट है। n क्या है? एक कांस्टेंट है, और यू कैन से एक नंबर है, उसकी पावर में हम कह देते हैं x है। हाँ, इस नंबर पे एक कंडीशन भी होती है कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे, नंबर पे कंडीशन तो होती है, वो तो आप लिख ही नहीं रहे हो। ठीक है भाई, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो n मेरा एक नंबर है, और उस नंबर पे कौन कंडीशंस भी दी हुई हैं, पॉजिटिव नंबर और 1 के इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास पैटर्न कुछ ऐसा दिख रहा है यार, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर जब वेरिएबल होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने a की पावर x से तुम्हें याद कराया है, पीछे जाके देख सकते हो आप सेकंड वीडियो में। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में आप जाके देख सकते हो कि a की पावर x का जो इंटीग्रेशन हमने किया है बेटा, वो है a की पावर x अपॉन में log ऑफ a टू द बेस e प्लस c। और मैंने साथ के साथ वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास पावर x है, दैट पावर x मस्ट बी अ लीनियर एल्जेब्रिक ओनली। ठीक है, जो भी लीनियर एल्जेब्रिक यहाँ पे होगी वही सेम लीनियर यहाँ पे होगी, और उसका जो कोफिशिएंट बनेगा x का, वो आपका नीचे नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं अपने आप को कि x की पावर n और से a की पावर x, ये दोनों अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है, सिंपल फॉर्मूला। यहाँ आपका कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। ओके, तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस। अपने पास क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 3 की पावर में x प्लस में x की पावर में 3 की पावर में x प्लस में x की पावर 3 है। तो करें फिर, कैसे करेंगे बोलो? 3 की पावर x कौन सी कैटेगरी है? 3 की पावर x, 3 कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तो 3 की पावर x इज
एक्सपोनेंशियल कैटेगरी, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3 की पावर x अपॉन में यहाँ पे log ऑफ a यहाँ पे कौन है 3 है, तो log ऑफ a टू द बेस e, और साथ में x का कोफिशिएंट से डिवाइड करना है जो कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी नंबर लिखने की, प्लस अब x क्यूब का x की पावर 4/4 प्लस c। बोलो समझ में आया क्या? जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग सभी कि इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 की पावर में x प्लस में 2 की पावर में माइनस में x की पावर 2 है, इसका dx आई a प्लस में b का होल स्क्वायर। अब फिर से वही बात कि बेटा डायरेक्टली पावर 3/3 मत कर देना। क्यों नहीं कर देना? क्योंकि हमारे पास अंदर जो टर्म है वो लीनियर टर्म नहीं है, इसलिए हम पावर 3/3 नहीं कर सकते। ओके, सो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के, तो ओपन करो चलो, a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में a इंटू में b। गॉट इट? बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, सो अब इसका होल स्क्वायर खोल दो भाई। पावर की पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर में 2x, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर x, है ना? 4 की पावर x लिख सकते हैं, तो दिस इज 4 की पावर x। क्यों लिख सकते हैं देख लो यार एक बार, 2 की पावर x उसका स्क्वायर है, हमारे पास क्या है 2 की पावर x का स्क्वायर है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, बेस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 2 पूरे की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे a इंटू बी की पावर x होती है, तो a की पावर x इंटू बी की पावर x, सो दिस इज नाउ 4 की पावर x। एंड सिमिलर वे में 2 की पावर में माइनस x और उसकी पावर 2, तो क्या बनेगा 4 की पावर में माइनस x प्लस 2ab। अच्छा, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, क्यों? क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर x, वो कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे बोल लो कि बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो भी आपके पास 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, मतलब फाइनली 2 बचेगा। इज दिस क्लियर? ओके, 4 की पावर x का इंटीग्रेशन कौन सी कैटेगरी आ गई है? फिर से सोचो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल a की पावर x, यही तो है, तो लगा दो ये फॉर्मूला a की पावर x का, a की पावर में x अपॉन में log a टू द बेस e, a की पावर में x अपॉन में log a टू द बेस e। क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये कंप्लीट है? सोच के देखो एक बार। a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log ऑफ a, यहाँ पे 4 हो गया, साथ में नीचे डिवाइड में क्या करना है, x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूल जाना, भूलने नहीं दूंगा मैं। यदि कोई बच्चा मैथ्स आसान है चैनल से पढ़ रहा है तो मैं उसको भूलने नहीं दूंगा, x के कोफिशिएंट को नीचे लगाना। ओके, तो x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे नीचे लगा दिया जी, प्लस 2 का इंटीग्रेशन जल्दी से बताओ, 2x और प्लस का ये c। समझे बच्चों? तो ये सिंपल था, समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहे हैं कि कहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक यूज हो रहा है, कहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल यूज हो रहा है। यहाँ डिफरेंशिएट करना अपने आप में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अदरवाइज आप फिर गड़बड़ कर बैठोगे, आप फिर 4 की पावर x को इंटीग्रेट करते समय 4 की पावर x प्लस 1 कर बैठोगे, जो कि गलत हो जाएगा। 4 की पावर x प्लस 1 तो तब होता जब x एक कांस्टेंट नंबर होता। आर यू गेट इट? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं भाई, वेरिएबल है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल चल रहा है। क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। सो आई होप कि अच्छे से समझ में आ रही हैं तुम्हें बातें। एंड बेटा देखो, कॉन्सेप्ट्स पकड़ के रखो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के रखो, तो आपकी जो मैथ्स है वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे बहुत सिंपल हो जाएगी, है ना? चलिए, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस 1-2 और देखते हैं। अभी हम हार नहीं मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को आज अच्छे से करके रहेंगे, ठीक है? चलिए, तो हमारे पास है अब 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर में x माइनस 1,
अपॉन में 10 की पावर में x है, आई थिंक 10 की पावर x। ये क्वेश्चन ले लेते हैं चलो। तो आई मान लिया इसको मैंने। अब देखो यहाँ पे टर्म डिवाइड में भी है, और डिवाइड में है तो आपको सिंप्लीफाई करना है। डिवाइड में है और डिवाइड में वेरिएबल टर्म है, x वाली टर्म है। डिवाइड में आपके पास वेरिएबल टर्म है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव द सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। 2 की पावर जो x है उसको आप लिख लो x+1 को 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन में 10 की पावर x। सिमिलर वे में इसको लिखो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर -1 अपॉन में 10 की पावर x, और इसको आप ऐसे बोल दो। ये स्टेप समझ में आया? अरे यार बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर x+1 ही तो है। बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाती है तो x-1 ही तो है, अपॉन में 10 की पावर x। इज़ दिस क्लियर? ओके, सो अब देखो आपने पास, क्योंकि जब ऊपर नीचे सेम पावर हैं, आप ऐसे देखो कि यार a की पावर में x अपॉन में b की पावर x होता है, तो आप क्या लिख सकते हो उसको, a अपॉन बी होल रेज टू द पावर x। अब ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन b की पावर x को a बाय बी होल रेज टू द पावर x। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई कैन राइट देयरफॉर दिस इम्प्लाइज i बिकम्स इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे देखो भाई, ये वाला जो पार्ट है इसको आपने लिखा 2/10 रेज टू द पावर में x, और इनटू में ये 2 बाहर है, माइनस ऐसे ही फिर इस वाले पार्ट में कर लो -5 की पावर -1 यानी कि 1/5 लिख लो उसको, और साथ में 5/10 की पावर x। आई होप कि ये स्टेप समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से देख लें फिर से। मैंने क्या किया है, जो 2 की पावर x और 10 की पावर x थे ऊपर नीचे, उनको मैंने इस वाले तरीके से देखा कि a की पावर x अपॉन b की पावर x, a की पावर x अपॉन b की पावर x, तो उसको मैंने लिखा a बाय बी यानी कि a बाय बी 2/10 की पावर में x। 2 बाहर था ऑलरेडी। ऐसे ही जो -1 पावर है 5 की पावर -1, उसको आप 1/5 लिख सकते हो, तो ये हो गया 5/10 रेज टू दी पावर x। गॉट इट? सो ये वाला जो 2 है वो तो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई है। यदि अपने पास कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आता है इंटीग्रेशन में, तो आप क्या करते हो, कांस्टेंट टर्म को बाहर और इंटीग्रेशन ऑफ f(x), यही तो करते आ रहे हो यार, यही तो करते आ रहे हो पिछले वाले क्वेश्चंस में भी। तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, ये एक्चुअल में क्या है 1/5 की पावर में x है, पहला पार्ट, माइनस दूसरे पार्ट में 1/5 बाहर है, 5/10 इज 1/2 रेज टू द पावर x। ओके है? ओके है जी, ओके। सो दिस इज नाउ 2। अब ये बन गया a की पावर x। क्या बन गया भैया? a की पावर में x। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। a की पावर x का a की पावर x अपॉन में लोगे, तो दिस इज a की पावर में x अपॉन में ये लोगे, और साथ में x का कोफिशिएंट, यदि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को। माइनस 1/5 बाहर है यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में, a की पावर x फिर से लगाओ, a की पावर में x अपॉन में लोगे, और प्लस का ये c। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? सबसे पहले आपने इस टर्म को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा, एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद आपने देखा कि यार कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। देखो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, जो कांस्टेंट नंबर है उस पर अपने आप ऑलरेडी वो कंडीशन वो एक्सेप्ट करेगा कि वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव है, और वो 1 नहीं होगा, 1 नहीं है। ठीक है, तो जो भी नंबर पॉजिटिव है साथ में कोई भी वेरिएबल पावर वो लेता है, बट पावर में कैसा होना चाहिए, पावर में कैसा होना चाहिए, कंडीशन पहले से है पावर के ऊपर कि पावर आपकी लीनियर टर्म होनी चाहिए। लीनियर मतलब 2x + 3, 5x + 7, सिर्फ x, 2x - x, ये सब। ठीक है, यदि x की टर्म्स में कुछ और हो जाएगा, x² हो गया, √x हो गया, तो फिर हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे ना, अभी तो स्टार्टिंग करिए बस। हर गेटिंग, अभी तो हमने इंटीग्रेशन को स्टार्ट किया है, तो बाद में करेंगे उन चीज़ों को, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लो। गॉट इट? चले,
एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया इसको करते करते ही कि यार ऐसा भी तो एक क्वेश्चन हो सकता है ना कि मान लो 2 की पावर में 2x इंटू में 3 की पावर में 5x अपॉन में 7 की पावर में से 2x 2 नहीं, कुछ और कर देते हैं ना, थोड़ा चेंज करते हैं 3x। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, टर्म्स मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, कोई प्लस माइनस नहीं है अपने पास। अब तो अब क्या करेंगे, तो भी तो सिंप्लीफाई करेंगे ना, क्योंकि टर्म्स है मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो आप अलग अलग तो कर नहीं सकते इंटीग्रेशंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। चलो फिर सिंप्लीफाई करने चलते हैं पहले। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि सब की पावर में सिर्फ x कर देता हूँ, सब की पावर में x कर देता हूँ, सो दैट मैं बेसिस को फिर एक साथ इकट्ठा कर पाऊँगा। ऐसे 3 की पावर में क्या है अपने पास 5 रेज टू द पावर x और 7 की पावर में ये 3 रेज टू द पावर x। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि देखो पावर की पावर होती है तो वो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 की पावर 2x, ये 3 की पावर 5x, ऐसे ही होगा। ओके, सो नाउ अब आप लिख सकते हो 4 की पावर x, ये कितना हो गया जल्दी से बताओ, 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर में 5 243, ओके 243 की पावर में x, और हेयर 7 की पावर 3 होता है आई थिंक 343 की पावर में x। तो अपने पास क्या आ गया 4 इंटू में 243/343 की पावर में x। अब नंबर चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो क्या फ़र्क पड़ता है हमें, यदि आपका बेस वाला नंबर बड़ा है या छोटा है क्या फ़र्क पड़ता है, बस पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है और 1 नहीं है, बस इतना होना चाहिए, दैट्स इनफ फॉर अस। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो भी ये नंबर बन रहा है आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 972 अपॉन में 343 रेज टू द पावर x। ओके है यार, a की पावर में x, b की पावर x, c की पावर x, तो हम क्या लिखेंगे a इंटू बी बाई सी रेज टू द पावर x कर सकते हैं ना। तो एक टर्म बना दी मैंने। अब ये जो टर्म बनी है उसको आप कैसे ट्रीट करोगे, दिस इज लाइक a रेज टू द पावर x। कैसे ट्रीट करोगे, a रेज टू द पावर x, तो उसका इंटीग्रेशन a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log ऑफ a प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा हैप्पीली डन। हाँ, तो दिस इज योर हैप्पीली डन। तो आई थिंक कि अब आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लेके दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं कि किस तरह से आप सिंप्लीफाई करोगे टर्म्स को। ओके, तो इसी के साथ जो 7.1 में आपके जो बेसिक चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को लेके, यस बच्चों के बड़ी दिक्कत आती है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को लेके। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस तो हमने किए ही नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से करते हैं, समझते हैं चीज़ों को कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको कैसे करने हैं हैंडल क्वेश्चन। ठीक है, तो वेट फॉर दैट ओनली फॉर टुमारो। ठीक है, वी विल सी ऑल द क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चे देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि भाई मैथ्स आसान है। ओके, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।